हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और रेलवे की इस पीवाईक्यू सीरीज को हम सभी ने शिफ्ट वाइज कंप्लीट जीएस का पोर्शन आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैं लेक्चर नंबर 1 से पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, तो लेक्चर नंबर 20 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज बारी है लेक्चर नंबर 21 की। और इससे पहले वाली क्लास में पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी को मैं 11-1-21 का पहली शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इसी सीरीज में आप सभी को पढ़ा चुका हूं। आज बारी है 11-1-21 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप सभी मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। और यदि आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं तो यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को आप सभी ने लाइक करने के साथ सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और जो आज की क्लास का पहला प्रश्न हम सभी को देखने को मिलेगा, देखिएगा पहला प्रश्न हम सभी को यहां पर जो देखने को मिलेगा, गीतात्मक कविता माय मदर एड 66 जो है 866 यह बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई। यहां पर हम लोगों से पहला सवाल पूछा है, कमला दास पहला ऑप्शन देके रखा है, रॉबर्ट फास्ट, अशोक मित्तन या रविंद्रनाथ टैगोर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि यहां पर एक बुक, फेमस बुक हमें देखने को मिलेगी, माय मदर 860 जो 6 जो है, ये जो बुक हमें देखने को मिलती, इस बुक के रचयिता कौन माने गए, यानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो आप सभी का जवाब होगा कमला दास के द्वारा। किनके द्वारा? कमला दास के द्वारा यहां पर यह बुक लिखी जाती है। ये आप सभी को याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों से एग्जामिनर पूछे इनका उपनाम क्या हुआ करता था, क्योंकि रेलवे ने इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था, रेलवे के एनटीपीसी में जो शुरुआती पेपर थे वहां पर कमला दास का उपनाम पूछा गया था। तो माधवी कुटी क्या नाम हुआ करता था? माधवी कुटी जो इनका उपनाम हुआ करता था। यदि आप लोगों से जो इनकी आत्मकथा पूछ लेगा, यदि आपसे पूछेगा इनकी आत्म कथा हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, तो जवाब होगा माई स्टोरी। क्या देखने को मिलती है? माई स्टोरी इनकी आत्मकथा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये जो 3 की पॉइंट है, ये आप 3 की पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिएगा। और हमारे सवाल का पहले वाले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कमला दास। बिल्कुल पहले वाले सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे आज की क्लास के सेकंड प्रश्न के साथ में। और सेकंड प्रश्न हम सभी को जो यहां पर देखने को मिलेगा, आपका इनमें से भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किस व्यक्ति को यहां पर जाना जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे। राज ठाकुर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन के साथ आप सभी जाएंगे दादा साहेब फाल्के। थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा पृथ्वीराज कपूर। और थर्ड ऑप्शन जो डी ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सत्यजीत रे। क्या देखने को मिलेगा? सत्यजीत रे आप सभी को यहां पर देखने को मिलता है। तो ये 4 ऑप्शन आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्या हो रहा है? हो गया? चलो देखिएगा। तो हम लोगों से सवाल पूछा है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो दादा साहेब फाल्के जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के यहां पर जाने जाते हैं। आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि फिल्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार यहां पर कौन सा दिया जाता है, तो फिर जवाब होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी भारतीय सिनेमा में ये याद होना चाहिएगा कि भारतीय जो सिनेमा हम लोगों को देखने को मिलती है, उसमें यदि फिल्मों में सबसे बड़ा पुरस्कार यदि कोई दिया जाता है तो उसका नाम होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये कब से देना प्रारंभ हुए थे, तो 1969 में हमें ये देना यहां पर स्टार्ट किया था। कि पहले व्यक्ति कौन थे, सवाल पूछेगा पहले व्यक्ति कौन थे जिनको यह दिया गया था, तो आप सभी को याद होना चाहिएगा हरिवंश नारायण बच्चन। हरिवंश नारायण
बच्चन जो थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यहां पर दिया गया। वहीं आप लोगों से सवाल पूछेगा कि वर्तमान में यानी दोस्तों 2024 में यह किसको दिया गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि यह जो पुरस्कार दिया गया ये मिथुन चक्रवर्ती को, किनको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को यहां पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी पे जाऊंगा और वहीं पर दोस्तों पहली महिला, ये पूछ सकता है आप लोगों से, क्योंकि ये जो सवालों की सीरीज देखने को मिलती है इसका फ्लो कंटिन्यूसली जो रहता है और इसी पैटर्न के ऊपर रेलवे हर बार प्रश्न यहां पर देखने को मिलते हैं। पहली महिला यदि आप लोगों से पूछेगा कि पहली महिला कौन थी, तो देविका रानी जो थी यह पहली महिला हम लोगों को देखने को मिलती है जिन्हें सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यहां पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से जो डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई में जो डेटा है, ये डेटा प्राप्त करने के लिए या समय के रूप में, किस समय के रूप में जाना जाता है, यानी उस प्रक्रिया को पूर्णतः पेरिफेरल यूनिट के रूप में उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेस यहाँ पर टाइम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब देखने को मिलता है। चलिएगा सब बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की ओर और सवाल नंबर 4 हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, अंतर राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य परिषद, ये कल हम लोगों ने इसमें त्रुटि में सुधार किया था। ये कल भी ये सवाल जो देखने को मिलेगा, एक अंतर राज्य परिषद, एक आपका अंतर राज्य परिषद का प्रावधान हमें देखने को मिला भारतीय संविधान में और हम लोगों से पूछेगा कौन से आर्टिकल में इसका बखान देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल क्रमांक 263 में हम लोगों को यहां पर देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग आर्टिकल 352 में आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल का जो प्रावधान है ये हम लोगों को यहां पर देखने को मिला। अब देखो आपातकाल से रिलेटेड यहां पर दो सवालों को रिलेट कीजिएगा। आपातकाल का प्रावधान था, ये हम लोग भारतीय संविधान यानी भारत के संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान था ये हम लोग कहां से लेकर आएंगे, तो हम लोग जवाब देंगे भारत शासन एक्ट। कौन सा जवाब होगा, भारत शासन एक्ट 1935 देखने को मिला। लेकिन जो इस पूरे आपातकाल की जो प्रक्रिया है ये हम लोग कहां से लेकर आए थे, ये हम लोग जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से यहां पर हम लोग इसको लेकर आए थे। 356 के अंदर हम लोगों को यहां पर राष्ट्रपति आपातकाल क्या देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति शासन, माफी चाहूंगा, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 263 में। तो अंत राज्य परिषद हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ये यहां पर देखने को मिला। आर्टिकल 19 हम लोग बोलते हैं यहां पर हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर देखने को मिलती है। और आप लोगों को से सवाल पूछ लेगा कि आर्टिकल 19 किस प्रकार का आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो पूर्ण प्रतिबंधित आर्टिकल देखने को मिलता है। ठीक है, हमें प्रतिबंधित हम लोगों को यहाँ पर ये पूर्ण प्रतिबंधित अधिकारी है, किस प्रकार का अधिकार है, तो यह पूर्ण प्रतिबंधित या आप लोगों का अधिकार हम लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि कल भी हम लोगों ने चर्चाएं यहां पर किया था, जिस प्रकार से भारत में मान लीजिएगा कहीं जगहों पर राष्ट्रपति शासन लगाए या कहीं पर जो आपातकाल का प्रावधान है, तो यहां पर सबसे पहले आर्टिकल 358 के माध्यम से जो आर्टिकल जो आपका 19 देखने को मिलेगा, यह स्वतः ही इस पर क्या लग जाएगा, प्रतिबंध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। किसके माध्यम से, तो आर्टिकल 358 के माध्यम से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और मान लीजिएगा जैसे आपातकाल लगा है और खासकर आप लोगों का आर्टिकल 19
पर भी लगा है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आपातकाल लगता है तो स्वतः ही संज्ञान में आता है। 358 के माध्यम से आर्टिकल 19 प्रतिबंधित हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर यदि हमारी भारतीय पार्लियामेंट और यदि भारतीय संसद ने यदि किसी प्रकार का विशेष कानून पारित करवा दिया जो बाय लोकसभा राज्यसभा विधेयक, वो जो विधेयक होते हुए कानून बन गया, क्या हम जो नया कानून बना है क्या उस नए कानून को हम लोग माननीय न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं? क्या न्याय कोर्ट में हम लोग चुनौती दे सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। इस जब यह पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और यदि किसी प्रकार का कानून बनता है तो क्या उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? तो जवाब होगा नहीं। इसके बाद में आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल 14 से लगाकर तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 में किसी भी प्रकार का जो आप लोगों का आर्टिकल प्रतिबंधित होता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए यदि इनके समय में यदि कोई सा कानून यहां पर बनता है तो सबसे पहले याद रखिएगा उसे एक न्यायालय में यहां पर चुनौती दी जा सकती है। चुनौती यहां पर दी जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सवाल नंबर, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 की। जल्दी से इस क्लास को समाप्त करेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। सांची स्तूप शहर के पास, किसके पास में स्थित है ये? तो हमारे प्यारे भोपाल के नजदीक में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यह कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। यह किसको सूचित करता है? यह किसको सूचित करता है? ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ये गौतम बुद्ध के महापरिनिर्माण की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को यह सूचित करता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक के माध्यम से इसका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। जो इसका जो हमें द्वार देखने को मिलता है, द्वार हम लोग क्या बोलेंगे? अभी एटलीस्ट मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूं उसको। हाँ, जो इसका जो तोरण का द्वार है, इसका जो तोरण का जो द्वार हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी प्रमुख रूप से इसका जो गेट देखने को मिलता है, उसका निर्माण पुष्यभूति सुंग, किसके द्वारा? पुष्यभूति सुंग के माध्यम से उसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की सीरीज में बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 की चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा 1992 में, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, ब्राजील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यापा एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? हमने कहा था NS शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन और G20 या G20 जो संगठन है 1999 में स्थापना हुआ था। पहले इसमें 20 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 21वां जुड़ा कौन? तो अफ्रीकी संघ। कौन सा जुड़ गया? अफ्रीकी संघ यहाँ पर जुड़ता हुआ देखने को मिला हम सभी को। हम लोग देखेंगे कि 2023 में इसकी बैठक कहां पर हुई थी? G20 की बैठक बता रहा हूं। तो हमें इंडोनेशिया, कहां पर? इंडोनेशिया में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। 2024 में कहां पर हुई? हमारे प्यारे भारत में हमें देखने को मिली। और 2025 में हमें कहां पर देखने को मिलेगी? तो ब्राजील में। कहां पर देखने को मिलेगी? ब्राजील में हमें देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स जो है कितने देशों का संगठन है। ब्रिक्स जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, वर्तमान में कितने देश शामिल है? तो इसमें 9 देशों का संगठन वर्तमान में होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था, इसे हम लोगों ने पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। पृथ्वी सम्मेलन के नाम हम लोगों ने दिया था। इसके साथ में इन्हें कौन से शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। कौन सा? रियो डी जेनेरियो शहर में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। ठीक है, किसके लिए हुआ था ये? तो ये हुआ था जलवायु परिवर्तन। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए हमें ये शिखर सम्मेलन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ने की श्रृंखला पे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 जो हमें देखने को मिलेगा, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट अभी हाल ही में बनाया गया है, इसका क्या नाम देखने को मिलेगा? ये सवाल 2021 में बनाया गया, तो लगभग 2020 का करंट अफेयर ये होना चाहिए। इसका नाम था जुगनू। क्या देखने को मिलेगा? जुगनू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून। अब देखो ये बान की मून है, ये जो थे ये जो ये मूलतः कौन कहाँ के देश के जो निवासी थे, तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो बान की मून जो हमें देखने को मिलेंगे ये दक्षिण कोरिया। कहाँ के देखने को मिलेंगे? दक्षिण कोरिया के हमें देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे। और अभी वर्तमान में जो हमें देखने को मिलेंगे, वर्तमान में जिनका नाम है एंटोनियो गुतरेस देखने को मिलेंगे। ये कहाँ के देखने को मिलेंगे? तो ये पुर्तगाल के। कहाँ के देखने को मिलेंगे? ये हमें कहाँ के देखने को मिलेंगे? यदि सवाल पूछेगा तो ये हमें कहाँ के देखने को मिलेंगे? जल्दी हो। तो ये हमें पुर्तगाल के। कहाँ के देखने को मिलेंगे? पुर्तगाल के देखने को मिलेंगे। और पूछेगा कि पहले सचिव कौन थे? पहले जो महासचिव थे, तो पहले महासचिव का नाम क्या? तो त्रिग्वेली पहले सचिव का, यहाँ पर महासचिव का नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर बढ़ेंगे जो हमारे सवाल का इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 पर चर्चाएं करेंगे। और सवाल नंबर 9 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? अब ये टिप्पणी की थी, ये भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हम लोगों को देखने को मिले, जिनका नाम हुआ करता था यहाँ पर चंद्रन देवनेसन। क्या नाम हुआ करता था? यहाँ पर उनका नाम हुआ करता था चंद्रन देवनेसन। ये जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते, इन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में एक महात्मा का जन्म हो, क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी जो सत्याग्रह थे वो दक्षिण अफ्रीका से ही प्राप्त किए, मतलब वहीं पर सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था। और 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर रुख करेंगे और अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और किंग मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था। तो ये हमें 1911 में, आप सभी जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, क्या पूछा है हमसे? गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में जो बनाया गया था, यूरोपीय शैली में, पश्चिमी शैली में, या फारसी शैली में, या इंडो सारसेनिक? तो ये इंडो सारसेनिक पद्धति में यहाँ पर बनाया गया था। अब ये जो इंडो सारसेनिक पद्धति में यहाँ पर बनाया गया था, आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, इंडो जो है सारसोनिक पद्धति में इसे गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया। इंडिया गेट नहीं था, गेटवे ऑफ इंडिया को यहाँ पर बिल्डअप किया गया। लेकिन इसको तैयार करने में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय और मुगल स्थापत्य जो शैली का जो बेजोड़ जो नमूना भी हमें कहीं ना कहीं इतिहासकारों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है, अगर आप कमेंट कर सकते हो, वैसे करते तो है नहीं, लेकिन अगर दे सकते हो तो बढ़िया। आप मुझे बताइए, गोथिक स्थापत्य शैली का भारत में जन्मदाता कौन है? मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों से सवाल पूछेगा ना यार कि गोथिक स्थापत्य शैली का भारत में जनक को भारत में कौन विदेशी जनक माने जाते हैं? मुगल्स माने जाते हैं, पुर्तगाली माने जाते हैं, फ्रांसीसी माने जाते हैं, या फिर यहाँ पर मुख्य रूप से ब्रिटिश जाने जाते हैं? तो ये 4 ऑप्शन मैंने आप सभी को दिए। गोथिक स्थापत्य शैली भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध हुई और भारत में इसको लेकर कौन आया? यदि आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर इस कमेंट को पिन करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 11 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 11
जो हमें देखने को मिलेगा, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह काम करता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? कौन सा नहीं है? पेपे फेरी यहां पर देखने को, फ्लिपकार्ट देखने को मिला, ट्विटर या जबोंग देखने को मिलता है। तो ट्विटर यहां पर एक ई कॉमर्स जो हमें ई शॉपिंग कंपनी यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। यहां शायद दिख नहीं पा रहा होगा पर आप देख लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिल रही है तो आप जूम करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जो हमें देखने को मिलेगा, गन्ने के पौधे को खाली स्थान था यहाँ पर, रासायनिक जो ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। तो कौन देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। कौन देखने को मिलेगा? सूर्य का प्रकाश इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप सभी को यह जवाब देना है कि जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसमें किस प्रकार की शकरकरा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल नंबर 14 को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो हम लोगों को एजेंसी देखने को मिलती है। आप लोगों से सवाल पूछा है, इसकी स्थापना कब देखने को मिली? 1957 में इसकी स्थापना देखने को मिली। इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलती है? वियना। कहां पर देखने को मिला? वियना में देखने को मिला। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। इसके बाद बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 की ओर और सवाल नंबर 15 हमें देखने को मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये यहां पर जाना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। अब ये देखो, दो प्रकार की हमें इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है। एक तो यहां पर टर्म्स देखने को मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब हम बड़ी किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे सरकार की राजकोषीय नीति कैसे बनेगी, तो जो राजकोषीय नीति होती है वो पूरे देश के लिए बनती है। मौद्रिक नीति आरबीआई और केंद्र सरकार जब साथ मिल के बनाती है तो मौद्रिक नीति पूरे देश पर लागू होती है। तो पूरे देश में सभी सामूहिक रूप से यदि सभी की नीतियों पर यदि उनके बारे में स्टडी की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो माइक्रो, हमें देखो मैक्रो अलग होती है, एक होती है माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपके स्टडी किया जाता है वो पर यूनिट के बिहाफ पर किया जाता है, क्योंकि फॉर पर्सन, जैसे आप हमारे ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में, जैसे रिलायंस के बारे में बात कर दे, टाटा समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत रूप से काउंटेबल होती है। और उस देश में रहने वाली सभी कंपनियों के बारे में यदि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, फिर मैक्रो के अंदर जाओ। एक कंपनी के ऊपर चर्चा कर रहे हो तो माइक्रो में जाओ। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करने के बाद सवाल नंबर 16 हमें देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 16 है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच याके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते, ताकि दोनों पूरी तरीके से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। तो पूरी तरह बाहरतम कोष को प्राप्त कर सके, इसलिए होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही होगा राइट आंसर। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 17 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 17 हमें देखने को मिलेगा, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं को ध्यानित करने के लिए क्षमता को आंख को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको समंजन कहा जाता है। समंजन क्या कहा जाता है? हिंदी में समंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करने के बाद सवाल नंबर 18 की तरफ रुख करेंगे। देखो वही क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हमें देखने को मिलते हैं। हमें सबसे पहले 1930 में,
फिर आपको 31 में देखने को मिला, 32 में हमें देखने को मिला। इसके बाद में महात्मा गांधी ने कौन से राउंड टेबल में यानी गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी शामिल हुए थे, तो सेकंड वाले में 12 नवंबर, और 12 नवंबर 1930 को सबसे पहला वाला जो लगा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी के सामने सरोजिनी नायडू मैम गए थे, और जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम हुआ करता था राजपूताना जहाज। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। 3 गोलमेज सम्मेलन प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते। भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। और ये तो आप लोगों को याद होगा कि जब गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलते उस समय ब्रिटिश प्रियम कौन था, ठीक है। सवाल नंबर 19 की तरफ रुख करेंगे, और सवाल नंबर 19 जो हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की ये आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये आपके अगस्त 1948 में यहाँ पर हमें देखिए, ये आयोग और विभाग पूछेगा तो 54वें, आयोग 48 में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद होगा, और याद होगा तो बढ़ेंगे इसी पर। सवाल नंबर 20 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 20 देखो, लखनऊ की कढ़ाई किस पारंपरिक के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में हमें किस प्रकार की चित्रकारिता ये पेंटिंग देखने को मिलती है? हमें तो चिकनकारी हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो हम बोलेंगे चिकनकारी हमें लखनऊ में देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पेंचवर्क है, तो ये हस्तशिल्पों जो हाथों से प्रमुख रूप से क्राफ्ट बनाए जाते हैं, उनके लिए राजस्थान में ये अपने आप में फेमस है। जो चिकनकारी है ये हमें यूपी में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 21 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 21 हमें देखने को मिलेंगे, भारत रत्न पुरस्कार से प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 में के संस्थापक कौन थे? ये कौन देखने को मिलते? तो अब देखो, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता तो नहीं थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ थे ये, बिल्कुल। तो जो थे, और इसके साथ में जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। क्या नाम था? श्री राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर जो ए था ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 22 पर है, 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया? तो वो हमारा प्यारा भारत था। तो ये करंट अफेयर का सवाल 21 में पेपर हुआ था, तो ये 1920 का करंट अफेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो करंट अफेयर पर आप सभी का फोकस तो ही होगा, मैंने कहा है पहले भी आप सभी से। और करंट अफेयर में पुनः ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनेन ने जीता था। और इस बार के तो मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, कल मैं आपसे फिर से पूछूंगा, वरना कल हम लोग टेनिस पुरस्कार कब से जो दिए जा रहे हैं, और वर्तमान में किसको, क्योंकि हमें जो हम लोगों का 4 प्रमुख रूप से ग्रैंड स्लैम यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन देखने को मिलेगा, फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा, विंबलडन ओपन देखने को मिलेगा, और यूएस ओपन हमें देखने को जो यहाँ पर देखने को मिलता है। चारों ग्रैंड स्लैम है, चर्चा करेंगे हम आगे उसके ऊपर, ठीक है। और जो सवाल नंबर हमें देखने को मिलेगा 24 पर, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षिप्त में बताने वाले खातों के समूह, देखो बेहद अच्छा सवाल है, खातों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उन खाते के समूह को भुगतान शेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुगतान शेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। आगे चर्चा करेंगे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में कब हारे थे? तो ये जो हमें देखने को मिलेगा, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ये जो देखने को मिलेगा, तो एक तरफ तो बैटल ऑफ सिराजुद्दौला, और एक ब्रिटिश जो जितने भी इतिहासकारों के जो अनुसार स्वर्ग से उतरा सेनापति जिसका नाम था
रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को जो देखने को मिला। तो 57 में हमें ये युद्ध देखने को मिलेगा। इससे पहले आप मुझे बताइएगा, इससे पहले एक काल कोठरी की घटना देखने को मिली, वो किस वर्ष देखने को मिलती है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप सभी उस सवाल का मुझे जवाब दे। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 26 की तरफ रुख करेंगे। और सवाल नंबर 26 जो है, केंद्र सरकार यहां पर 2018 में जो है वो केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक समूह का संगठन किया था। इस समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा यहां पर की गई थी? तो बाबा कल्याणी जी के द्वारा ये बैठक की ये जो अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर पर जाएंगे, जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा करने की श्रेणी में 2018 पर आएंगे। और 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? तो ये नीरज चोपड़ा थे। कौन थे दोस्तों? नीरज चोपड़ा यहां पर चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का इसका बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। टोक्यो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। टोक्यो में 87.58 मीटर भाला फेंका था। कमेंट बॉक्स में देना है कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और नवदीप जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। और आगे चर्चा करने की श्रेणी में जो है, किसानों की त्वचा को कीटनाशक से प्रभाव से बचाने के लिए खालिस्तान द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा, या स्टेम सेल वैज्ञानिक और पुनर्याजी चिकित्सा द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा की श्रेणी में सवाल नंबर 29 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 29 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन एकल चिप आधारित उपकरण जो अपने आप में से पूर्ण प्रोसेस जो अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो कंप्यूटर बेस्ड बेहद सवाल, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर हम लोग इसको यहां पर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 30 पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1929 की महामंदी जो इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो हमने कहा था कि जो पूंजीवादी जितने भी देश है, मुख्य रूप से जो पूंजीवादी देश होगा उसमें जब मंदी आएगी तो वो शायद नहीं रुक सकती, हमने समझाया था। तो पूंजीवादी श्रेणी में जो सबसे बड़ा हमें मुल्क देखने को मिलता है वो यूएसए देखने को मिलेगा। और वहां पर यानी यूएसए कहां पर देखने को मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में। तो वहां पर महामंदी का वर्ष हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी हमसे पढ़े होंगे ऑफलाइन हमने उनको बताया होगा कि महामंदी क्या होती है और इसको बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे। और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सहायक संधि, सहायक गठबंधन या आपका अलायंस 1978 के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये तैयार किया गया था। और आपसे पूछेगा कि पहला शहर कौन था जो उसके तहत हड़पा गया था? जिसका नाम था हैदराबाद। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, जिसका नाम हुआ करता था हैदराबाद। हैदराबाद संघ सबसे पहले यहां पर शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे सवाल नंबर 32 की तरफ। और सवाल नंबर 32 हमें देखने को मिलेगा, भारत के निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से आप सभी जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है, ये भी याद होना चाहिएगा।
टोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद चर्चा करेंगे, सवाल नंबर होगा 33, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ में उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद झारखंड, ये तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था? तो सन 2000 में हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में शामिल था। उससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य हुआ करता था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उस समय जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ था, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले हुआ करते थे। 45 जिले मध्य प्रदेश के पास में रहे और इसके साथ 3 जिले 16 जिले हमारे हमसे छत्तीसगढ़ ले गया। 11 संभाग हुआ करते थे, 8 संभाग मध्य प्रदेश में रहे। 3 संभाग हमसे कौन लेके गया? तो हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़ हमसे लेके गया। मध्य प्रदेश का उस अभी वर्तमान में क्षेत्रफल देखने को मिलेगा 308 242 वर्ग किलोमीटर हम लोगों को देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना 7,26,26,809 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश जब आएगा तो चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर। अभी तो देखो, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष जो है पेश किया गया था? तो ये बेहद शानदार था, 2003 में इसको पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल रक्त एक संयोजी ऊतक देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे और जो हमें कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस को पढ़ रहे हैं, सभी के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर वरदान बेच को स्टार्ट किया। और वरदान बेच में आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ मैं आप सभी को पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने वरदान बेच को एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जाकर आप देखें और इनकी क्लास देखें। मैं आप सभी को रेलवे की PYQ के फॉर्म में ये क्लासेस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने देखा होगा और देखने के बाद आज भी क्लास आप लोगों ने पूरा देखा होगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद।